हेलो फ्रेंड्स। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 व्हेन वेयर एंड हाउ। अब इसके सेकंड पार्ट में हमें जो ये पढ़ना है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री इज़ फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ थिंग्स विच आर रेमनेंट्स ऑफ द पास्ट। देखो, जो हिस्ट्री है ना, वो उस चीज़ पर बेस्ड होती है जो हमारे पास्ट के जो एक तरह से अवशेष जो होते हैं ना, उस पर। मैनी टाइप्स ऑफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड ऑफ वर्क हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। बहुत अलग अलग टाइप के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, अलग अलग फील्ड के होते हैं, वो हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। आर्कोलॉजिस्ट रिकवर ऑब्जेक्ट्स बाय डिगिंग ऑब्जेक्ट्स। देखो, जो अलग अलग टाइप की जो फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आर्कोलॉजिस्ट रिकवर ऑब्जेक्ट्स बाय डिगिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम साइट डेट वी बरीड अंडर द अर्थ। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे जो चीज़ें या जो हमारे जो अवशेष हैं, वो धरती के अंदर गड़ गए हैं या दब गए हैं, उनको बाहर निकालते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, फिर हमें उनके बारे में बताते हैं, उनका टाइम पीरियड वगैरह। These objects are chemically tested by scientists through a process called carbon dating। देखो, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं और जो वो टाइम पीरियड बताते हैं या जो वो स्टडी करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की जो हमारे अर्थ के नीचे दब गए हैं, तो वो एक प्रोसेस यूज़ करते हैं। और इस प्रोसेस का क्या नाम है? इस प्रोसेस का नाम है कार्बन डेटिंग। Sociologists then connect these recovered in the similar times and location to see the connection between them and help us to understand how things probably happen in those times। जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं, अब वो क्या करते हैं? देखो, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो हमें पता चला कि भाई जो धरती के अंदर जो चीज़ें हमारी दब गई हैं, उनकी वो केमिकल स्टडीज़ करते हैं कार्बन डेटिंग की प्रोसेस से। और जो सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो कनेक्ट करते हैं इन्हीं चीज़ों को किससे? सिमिलर टाइम से, उनकी लोकेशन से, उनके बीच में कनेक्शन वो लोग बनाते हैं और हेल्प करते हैं, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स प्रोबेबली हैपन इन दोज टाइम्स। और वो ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं कि उस टाइम पर कैसे वो चीज़ें हुई होंगी या वो काम हुआ होगा। एंड देन हिस्टोरियंस रिकॉर्ड द हिस्ट्री इन द सिस्टमैटिक मैनर सो डैट पीपल कैन रीड एंड अंडरस्टैंड द पास्ट। तो जो इनके रिकॉर्ड और जो इनके रिकॉर्ड होते हैं, वो हिस्टोरियंस जो है वो एक सिस्टमैटिक मैनर में लिख देते हैं ताकि हम उनको आसानी से पढ़ सकें एज अ हिस्ट्री। साइंटिस्ट बिलीव डैट ह्यूमन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनिमल्स। देखो, साइंटिस्ट का क्या मानना है कि जो ह्यूमन्स है ना, वो एनिमल्स से ओरिजिनेट हुए हैं। वन वंडर हाउ दे टॉक्ड अमंग ईच अदर। एक वंडर ये भी है कि वो कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। हाउ दे लिव टुगेदर, और वो कैसे एक साथ रहते हैं। हाउ लैंग्वेजेस वर फॉर्म्ड, और जो आज हम जो लैंग्वेज बोलते हैं वो कैसे फॉर्म्ड हुई। एंड हाउ दे लर्न टू राइट, और हमने उनको कैसे लिखना सीखा। तो ये सब जो है वो एक वंडर है, एक बोल सकते हैं अचंबा है, आश्चर्य है। टू स्टडी हिस्ट्री वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ वेरियस सोर्सेज। देखो, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें वेरियस सोर्सेज की हेल्प लेनी पड़ती है। इट इज़ विद द हेल्प ऑफ दीज सोर्सेज डेट वी कैन फॉर्म क्लियर पिक्चर अबाउट द पास्ट। और इन सोर्सेज की हेल्प से हमें क्लियर कट पिक्चर मिल जाती है अपने पास्ट के बारे में कि ऐसा हुआ होगा। Sources that are used to study history are divided broadly into three categories। देखो, वो sources जो हम हिस्ट्री पढ़ने में हेल्प करते हैं हमको, वो मोस्टली तीन ब्रॉडली थ्री कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है। एक है लिटरेरी सोर्सेज, एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और एक है अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। यानी कि वो फॉरेन ट्रैवलर्स जो हमारे देश में आए हैं, उन्होंने हमारे देश के बारे में क्या देखा, वो सब जो उन्होंने अपनी बोल सकते हैं कि अपनी डायरी में जो लिखा या अपनी स्टडीज़ में जो भी लिखा, एक हमारा वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल्स अबाउट थ्री कैटेगरीज। अब इन थ्री कैटेगरीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिटरेरी सोर्सेज से। लिटरेरी सोर्सेज आर रिटन रिकॉर्ड्स। लिटरेरी सोर्सेज क्या होती हैं? जो रिटन रिकॉर्ड्स होती हैं, यानी कि जो लिखे हुए रिकॉर्ड्स हैं। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर, जब तक पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, पीपल यूज टू राइट ऑन बार्क ऑफ द बिर्च ट्री और पाम लीव्स। जब तक पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक जो पीपल है वो पाम लीव्स पर या बिर्च
ट्री की बार्क पर यानी कि छाल पर लिखते थे। दीज आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट्स, और इनको क्या बोला जाता था? मनुस्क्रिप्ट्स। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज मनुस्क्रिप्ट्स got destroyed as they were very fragile, but some of them survived and have been kept in monasteries, temples और अंडर द केयर ऑफ गवर्नमेंट इन वेरियस म्यूजियम्स। देखो, जो टाइम के साथ साथ जो बहुत सारी हमारी जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं जो कि पाम लीव्स पर लिखी गई थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। क्यों? क्योंकि वो बहुत नाजुक होती हैं, जो पाम लीफ होती हैं वो, लेकिन फिर भी कुछ बची हैं, सर्वाइव्ड हैं, और वो बहुत सारे टेम्पल्स में या म्यूजियम्स में हमारी गवर्नमेंट की केयर में हमारे लिए सुरक्षित हैं। दीज मनुस्क्रिप्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो ये मनुस्क्रिप्ट्स हैं ये इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डेट इज़ रिलीजियस एंड सेक्युलर। तो मनुस्क्रिप्ट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया, रिलीजियस और सेक्युलर। आइए रिलीजियस के बारे में पढ़ते हैं। एंशियंट इंडियन लिटरेचर वर मोस्टली रिलीजियस इन नेचर। जो हमारे जो एंशियंट इंडियन जो लिटरेचर है वो मोस्टली रिलीजियस है। एंड कंटेन नो डेफिनेट डेट फॉर इवेंट्स, और उसमें जो डेट्स वगैरह जो मेंशन है ना वो डेफिनेट नहीं है। बट दे प्रोवाइड अ वेल्थ ऑफ नॉलेज, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज की बात कही गई है अबाउट आवर एंशियंट सोसाइटी, हमारी एंशियंट सोसाइटी के बारे में। और इनमें इन रिलीजियस टेक्स्ट में क्या इंक्लूड है? हमारे पुराण्स जो 18 पुराण हैं, वेदास जो हमारे 4 वेदा हैं, द उपनिषद, द त्रिपिटकास एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिलीजियस लिटरेचर। ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं? हमारे रिलीजियस लिटरेचर के एग्जाम्पल हैं। अब सेक्युलर सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ दीज टेक्स्ट वर ग्रामर, पॉलिटिक्स, पोएम्स, धर्मा एक्सेट्रा। जो सेक्युलर सोर्सेज हैं उनके उसके अंदर हम कौन कौन से जो एरियाज़ हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं, उसमें आता है हमारा ग्रामर, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी पोएम्स और हमारा धर्म। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? अर्थशास्त्र रिटन बाय चाणक्य। जो हमारे चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है वो एक स्टेट के ऊपर है कि एक राज्य को कैसे अपना शासन जो है चलाना चाहिए, उसके ऊपर ही अर्थशास्त्र है। उसके अलावा पन्निनी ग्रामर जो ग्रामर लिखी गई है, उसके अलावा संगम लिटरेचर जिसमें कि पोएम्स वगैरह हैं, प्लेज रिटन बाय कालिदास जो कालिदास के द्वारा प्लेज लिखे गए हैं, एंड सो ऑन और एक्सेट्रा, गिव्स अस ग्लिम्पस ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दोज टाइम्स। वो हमें एक ओवरव्यू देते हैं कि उस टाइम पर जो लोग हैं वो उनका शासन कैसे चलता था या उनकी ग्रामर कैसी थी, वहाँ पर पोएम्स वगैरह कैसे थे और प्लेस किस तरह से लिखे गए थे, वो सब। तो ये सब हम किस चीज़ में ऐड करते हैं? अपने सेक्युलर सोर्सेज के अंदर ऐड करते हैं। उसके अलावा हमारा सेकंड जो टाइप है सोर्सेज का वो आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल इज़ अ स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द पास्ट। देखो, आर्कियोलॉजिकल स्टडी का क्या मतलब है कि जो हमारे पास्ट के जो रिमेन्स हैं यानी कि जो अवशेष हैं उनके बारे में स्टडी करना। आर्कियोलॉजिस्ट डिग अप द अर्थ टू सर्च फॉर द रिमेन्स द पास्ट बरीड अंडर इट। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो हमारी अर्थ की खुदाई करते हैं ताकि जो चीज़ें हमारी धरती में या अर्थ में दब गई हैं, बरीड हो गई है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, हम उनकी स्टडी कर सकें। Their work help us to reconstruct the history of the period when human did not know how to write। ये जो आर्कियोलॉजिकल जो खुदाई करते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें अपनी हिस्ट्री को उस टाइम पर जब पीपल लिखना भी नहीं जानते थे, जब लोग वहाँ पर लिखना भी नहीं जानते थे उस टाइम पर। दे स्टडी अबाउट द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, पोट्री, वीपन्स, टूल्स, ऑर्नामेंट्स एंड एक्सेट्रा। वो इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग डिविजन्स। अब जो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं उनको भी हमने बहुत सारी जो बोल सकते हैं कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे इंस्क्रिप्शंस, कोइंस, monuments or remains of building, artifact like poetry, sculpture, ornament, painting, tools, etc., and other miscellaneous objects like remains of plants, bones of animal, एंड weapons, pieces of stones, etc. तो आइए सबसे पहले हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स के टाइप के बारे में पढ़ते हैं जो कि क्या है? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस आर रिकॉर्ड एंड ग्रेव्ड मोस्टली ऑन रॉक्स, स्टोन पिलर्स, वॉल्स एंड ऑन द मेटल स्लैब्स। देखो, जो चीज़ें खुदाई करके लिखी गई हैं किस पर? रॉक्स पर,
पत्थर के पिलर्स पर, वॉल्स पर, दीवारों पर, या फिर मेटल के जो स्लैब्स होते हैं बड़े बड़े, उन पर जो लिखी गई हैं, उन सब का रिकॉर्ड को हम किस कैटेगरी में डालते हैं? इंस्क्रिप्शन की कैटेगरी में डालते हैं। इंस्क्रिप्शंस आर द मोस्ट रिलायबल एविडेंस एंड देयर स्टडी इज कॉल्ड एपिग्राफी। जो इंस्क्रिप्शन है वो एक रिलायबल एविडेंस है, यानी कि जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, और इंस्क्रिप्शन की स्टडीज़ को क्या बोला जाता है? एपिग्राफी बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस हैव सर्वाइव्ड एज दे वर रिटन ऑन हार्ड सरफेस। देखो, हमने अभी मनुस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था कि भाई वो बहुत नाजुक पत्तों पर लिखी गई है, इसीलिए वो डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन जो इंस्क्रिप्शन है ना, वो हार्ड सरफेस पर, अब रॉक, स्टोन का पिलर, मेटल की स्लेब्स, ये सब क्या है? हार्ड स्ट्रक्चर है, तो इन पर लिखी गई है, इसीलिए वो अभी भी आज भी सर्वाइव कर रही हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट द ऑर्डर एंड विक्ट्रीज ऑफ किंग्स। अब इंस्क्रिप्शंस से हमें क्या पता चलता है? हमारी किंग्स की जो विक्ट्रीज हुई हैं, जो विजय उनकी हुई है, उसके बारे में। क्योंकि जैसे ही मान लो उनकी कोई विजय हुई, किसी युद्ध में विजय हुई, तो वो तुरंत उसको या तो किसी पिलर पर खुदवा देते थे या दीवारों में खुदवा देते थे, ताकि उसे आने वाली जो जनरेशन है, यानी कि जो हम लोग हैं, वो पढ़ सकें, जान सके उनके बारे में। सम ऑफ द इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ किंग। अब कई जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उस मतलब जो राजा महाराजा होते थे उस टाइम पर, वो अपने रिलीजियस जो पॉलिसीज़ होती थी ना उनकी, जैसे अशोका का जो धम्मा है अशोका का, वो एक रिलीजियस पॉलिसीज़ थी, और वो जगह जगह पर पिलर्स पर खुदी हुई है। तो रिलीजियस पॉलिसीज़ के बारे में भी हमको उस टाइम पर जो वो लोग फॉलो करते थे, वो हमें आज पता चल जाता है, क्योंकि उन्होंने हार्ड सरफेस पर उसको खुदवाया है। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन डेट आर फाउंड आर रिटन इन प्राकृति, पाली, ब्राह्मणी, संस्कृत, तेलुगु एंड तमिल। मोस्टली इन लैंग्वेजेस में जो है हमें इंस्क्रिप्शन मिलती है। अमंग द इंस्क्रिप्शंस फाउंड दोज बाय अशोका फार गिवन द बेस्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द रीजन। देखो, जो अशोका के द्वारा जो क्या बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो खुदवाई गई हैं, वो एक बेस्ट डिस्क्रिप्शन का क्या है? एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वो आज भी सेफ है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का जो सेकंड टाइप है वो आता है कॉइन्स। आइए हम कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक। देखो, जो कॉइन्स की जो स्टडी है उसको हम न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं, और जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। थाउजेंड्स ऑफ एंशियंट इंडियन कॉइन्स हैव बीन डिस्कवर्ड। बहुत सारे जो एंशियंट इंडियन जो कॉइन्स है वो डिस्कवर्ड हुई हैं। कॉइन्स एनेबल्ड अस टू अंडरस्टैंड द रूलर एंड एक्सटेंट ऑफ हिज रूल। हमें जो कॉइन्स हैं वो हमें रूलर के बारे में बताते हैं, उनका रूल कहाँ कहाँ तक था इसके बारे में बताते हैं। सम ऑफ द कॉइन्स आर इंस्क्राइब्ड विद डेट्स और द इमेज ऑफ द किंग। कुछ जो कॉइन हैं वो इंस्क्राइब्ड हुए हैं, यानी कि उन पर खुदाई हुई है कॉइन्स पर, डेट के साथ और किंग की जो इमेज है उसके साथ भी। मेटल यूज इन द कॉइन्स टेल्स अस अबाउट द इकोनॉमिक condition of a particular empire and their knowledge of metallurgy. For example, in one of the gold coin, King Samudragupta is shown playing a veena which shows his interest in music. देखो, जो ये coins होते हैं वो किस धातु के बने हुए हैं, सोने के, चांदी के, एक्सेट्रा। तो वो हमें ये भी बताते हैं कि उस टाइम पर जो वो राजा थे उनकी फाइनेंशियल या इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे समुद्रगुप्त हैं, उन्होंने उनके एक कॉइन में ये छपा हुआ है कि वो वीणा प्ले कर रहे हैं। इसका क्या हम स्टडी कर सकते हैं, इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो समुद्रगुप्त जो हमारे किंग होंगे उनको म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट होगा। तो हमें कॉइन से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन या उनके इंटरेस्ट के बारे में भी पता चल जाता है, और डेट्स के बारे में भी पता चल जाता है। उसके अलावा जो हमारे आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं उनकी जो थर्ड टाइप है मॉन्यूमेंट्स और रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, इसके बारे में जानते हैं। मॉन्यूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स, स्तूपास, केव्स, टेम्पल्स एक्सेट्रा। तो मॉन्यूमेंट्स में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं? बिल्डिंग्स को, जो स्तूप्स बने हुए होते हैं, जो केव्स बनी हुई होती है, टेम्पल बने हुए होते हैं, उन सब की जो स्टडी होती है।
वो सब बिल्डिंग्स विच आर ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आर कॉल्ड मोन्यूमेंट्स। वो बिल्डिंग्स जिनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो सब क्या कहलाता है, मोन्यूमेंट्स कहलाता है। दे आर इमेंसली वैल्यूएबल एज दे टेल्स अस अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखो ये जो बिल्डिंग्स होती हैं, ये जो मोन्यूमेंट्स होती हैं, ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती हैं क्योंकि ये उस टाइम की आर्ट और आर्किटेक्चर, रिलीजियस, कल्चर लाइफ के बारे में बताता है उस टाइम के पीपल की, वहाँ उस टाइम पर। इन विच दे वर बिल्ट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर सांची स्तूप, अजंता एंड एलोरा केव्स। तो इस मोन्यूमेंट्स में हम सब क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्या एग्जाम्पल इनके हो सकते हैं, सांची का स्तूप और अजंता एंड एलोरा की केव्स। ये सब जो बिल्डिंग्स होती हैं, हमारे जो मोन्यूमेंट्स होती हैं, इनको पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, उस टाइम की आर्ट, आर्किटेक्चर, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ वहाँ के पीपल का, हमें वो सब पता चल जाता है। उसके अलावा फोर्थ टाइप, आर्टिफैक्ट एंड अदर फाइंडिंग्स। द वेरियस ऑब्जेक्ट्स दैट ह्यूमन्स मेड सच एज ऑर्नामेंट्स, टॉयज, टूल्स, पोट्री गिव्स अस वैल्यूएबल नॉलेज ऑफ हाउ पीपल लिव देयर ऑक्यूपेशन एंड देयर कस्टम्स। देखो उस टाइम पर वहाँ के लोग कैसे ज्वेलरीज वगैरह पहनते थे, किस बच्चे वहाँ पर कैसे खिलौनों से खेलते थे, कौन से टूल्स वो लोग यूज़ करते थे, या कैसे बर्तन उन लोगों के होते थे। तो ये सब की स्टडी भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारी हिस्ट्री को जानने का और ये पता करने का कि वहाँ उस टाइम पर जो पीपल है वो कैसे रहते थे, उनका ऑक्यूपेशन, उनका काम क्या था, उनका इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, या उनके कस्टम्स या उनके रीति रिवाज वगैरह कैसा था सब। उसके अलावा लास्ट, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, यानी कि वो लोग जो हमारे देश में आए हैं घूमने के इरादे से या रिसर्च करने के इरादे से, स्टडी करने के इरादे से, उन्होंने हमारे देश के बारे में, उस टाइम पीरियड के बारे में क्या लिखा है, वो उस सोर्स। अ ग्रेट डील ऑफ आवर नॉलेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सप्लीमेंटेड बाय द राइटिंग्स ऑफ ट्रैवलर्स। एक मतलब क्या बोल सकते हैं कि हिस्ट्री पढ़ने के लिए एक जो अच्छा सोर्स है वो एक ये भी है। Indica written by Megasthenes gives us valuable information on Mauryan Empire। देखो जो मैगथनीज के द्वारा जो इंडिका जो एक बुक है वो लिखी गई है, वो हमको मौर्यन एम्पायर के बारे में बताती है। सिमिलरली फा हाइन और हुआन जंग tells us about the social, economic and religious situation in India 5th and 7th century CE। यानी कि जो ये दोनों जो ट्रैवलर्स हमारे देश में आए 5th और 7th सेंचुरी CE में, वो हमको क्या बताते हैं कि उस टाइम पर सोशल एंड इकोनॉमिक एंड रिलीजियस सिचुएशन कैसी थी इंडिया की। हिस्ट्री अलाउज अस टू लर्न अबाउट हाउ द पीपल लिव्ड इन द पास्ट। देखो हिस्ट्री जो है वो हमको अलाउ करती है कि हम जान सके कि उस टाइम पर जो पीपल है वो कैसे पास्ट में रहते थे। हाउ दे इंटरेक्ट विद नेचर, वो अपने नेचर से कैसे इंटरेक्ट करते थे। हाउ दे ऑब्जर्व्ड, अंडरस्टूड, एक्सपेरिमेंटेड एंड देन डिवाइज्ड वेज टू फाइंड न्यूअर वेज लाइफ। कैसे उन्होंने नेचर को ऑब्जर्व किया, अंडरस्टैंड किया, नए नए एक्सपेरिमेंट किए और एक नया रास्ता निकाला अपनी लाइफ को जीने का। इट एनकरेज अस टू एग्जामिन एंड क्वेश्चन द नॉलेज डैट वी हैव गेन्ड। ये हमको एनकरेज करती है कि हम एग्जामिन कर सकें, यानी कि स्टडी कर सकें, हम क्वेश्चन कर सकें उस टाइम के नॉलेज डैट वी हैव गेन्ड। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स अस अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट बेटर इन मैनर बेटर इन अ मैनर डैट वी डू नॉट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स। उसके अलावा जो हिस्ट्री है वो हमको मेक्स अस अंडरस्टैंड, वो हमें ये समझाती है कि कैसे हम अपने प्रेजेंट को बेटर बना सकते हैं इस मैनर में कि जो हमारे पास्ट में जो मिस्टेक्स हो चुकी हैं हम उसको रिपीट ना करें। इस वजह से तो इस चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।